मैं इस रॉकेट को ठीक कर सकता हूँ सर। बदले में बस आपको मेरी बहन का इलाज कराना होगा। सुरक्षा गार्ड्स को चकमा देते हुए एक लड़का दौड़ता हुआ लैब के अंदर घुस आया। सांसें फूल रही थीं, आंखों में डर था, लेकिन आवाज में अजीब सा भरोसा। पिछले 10 सालों से देश के बेहतरीन साइंटिस्ट इस मिशन पर काम कर रहे थे। लक्ष्य साफ था, चांद पर भारतीय एस्ट्रोनॉट भेजना। आज वही दिन था। काउंटडाउन शुरू होने ही वाला था, लेकिन आखिरी मौके पर रॉकेट ने काम नहीं किया। लेकिन उसी पल इस बच्चे ने जो किया, उससे पूरा कंट्रोल रूम बपटिस्ट सन्न रह गए। जानने के लिए बस आप आखिर तक देखते रहिए। देश का सबसे बड़ा स्पेस रिसर्च सेंटर, बेंगलुरु के बाहर एक विशाल परिसर, जहां विज्ञान का इतिहास लिखा जा रहा था। 100 एकड़ की जमीन, 50 से ज्यादा बिल्डिंग, हर बिल्डिंग में सुपर कंप्यूटर, हर कमरे में ऐसे दिमागड़ जो पूरी दुनिया में रिस्पेक्टेड थे। यहां पिछले 10 सालों से देश के सबसे होनहार और बेहतरीन साइंटिस्ट काम कर रहे थे। 100 से ज्यादा इंजीनियर, 50 से ज्यादा फिजिसिस्ट, दर्जनों इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपर्ट, सब एक ही दिशा में लगे हुए थे। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, चांद पर भारतीय एस्ट्रोनॉट भेजना। यह सपना सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह राष्ट्रीय गर्व था, राष्ट्रीय आकांक्षा थी। जब अमेरिका और रूस के बाद भारत भी चांद पर अपने इंसान को भेजेगा, तो दुनिया को मालूम हो जाएगा कि भारत भी उतना ही शक्तिशाली है, उतना ही सक्षम है। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी की जीत नहीं, पूरे देश के आत्मविश्वास की जीत होने वाली थी। और आज वही दिन आ गया। लॉन्च डे, सुबह के करीब 8 बजे। कंट्रोल रूम की दीवार पर लगी विशाल स्क्रीन पर रॉकेट की लाइव फीड चल रही थी। काउंटडाउन शुरू होने ई वाला था। हर सिस्टम चेक हो चुका था, हर रिपोर्ट ग्रीन थी, हर मॉड्यूल क्लियर था, और सबकी आंखें सिर्फ एक ही दिशा में थीं, चांद की तरफ। पूरा देश अपने टीवी के सामने बैठा था। स्कूलों में कक्षाएं रोक दी गई थीं, बच्चे प्रोजेक्टर पर लाइव लॉन्च देखने वाले थे। दफ्तरों में लोग मोबाइल पर न्यूज खोलकर बैठ गए थे। गांवों में चौपाल पर एक ही टीवी के सामने 20-25 लोग जमा थे। बाजारों में सन्नाटा, सिनेमा हॉलों में शो कैंसिल, क्योंकि यह सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च नहीं था, यह एक ऐतिहासिक पल था। आज हमारा भारत आसमान छू लेगा। लेकिन लॉन्च से बस कुछ घंटे पहले रॉकेट ने काम करना बंद कर दिया। इंजन सेक्शन के डेटा में कुछ ऐसा दिखाई दिया जो नहीं होना चाहिए था। प्रेशर रीडिंग 1 सेकंड के लिए गिरती, फिर अचानक स्पाइक हो जाती। सिस्टम ने ऑटोमेटिक सेफ्टी मोड ट्रिगर कर दिया। काउंटडाउन रोक दिया गया। कंट्रोल रूम में तनाव फैल गया। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि आखिरी समय पर ऐसा कुछ होगा। उसी शहर में जहां आकाश छूने का सपना देखा जा रहा था, वहीं सड़कों पर, स्टेशन के बाहर, धूल और शोर के बीच एक छोटा सा बच्चा जूते पॉलिश कर रहा था। पैरों में उसके अपने जूते भी नहीं थे। फटी चप्पलें थीं, जिनकी पट्टी कई बार सिल चुकी थी। हाथों में एक पुरानी ब्रश, थैली में पॉलिश की डिब्बियां, एक गंदा पुराना कपड़ा। उसके सामने किसी बिजनेसमैन के चमड़े के जूते पड़े थे, जिन्हें वह पूरे फोकस के साथ चमका रहा था। उसका नाम था आर्यन, उम्र सिर्फ 14 साल। उसके पिता कब के गुजर चुके थे, जब वह 9 साल का था। कोई कहता हार्ट अटैक, कोई कहता फैक्ट्री में मशीन से हादसा हुआ, कोई कहता बीमारी से। सच क्या था, वो आर्यन को भी ठीक से नहीं पता। उसे बस इतना याद है, एक दिन पिता घर से गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। घर में सिर्फ मां की चीख थी, रोना था, और अचानक सब कुछ बदल गया था। मां, अंजलि, अब दूसरों के घरों में बर्तन धोती, फर्श साफ करती, कपड़े धोती, सुबह 4 बजे उठती, पहली लोकल पकड़ती, शहर के अमीर इलाकों में जाती, 6 घर, हर घर में 2-3 घंटे, फिर शाम को वापस आकर किसी कारखाने या घर में रात का कपड़ा धोने का काम पकड़ लेती। हाथों में दरारें थीं, उंगलियों की त्वचा उतर चुकी थी, पीठ हमेशा दर्द करती थी, लेकिन शिकायत का एक भी शब्द नहीं। आर्यन दिन भर स्टेशन के बाहर जूते पॉलिश करता, सुबह 6 बजे निकल जाता, रात 10 बजे के बाद घर लौटता। गर्मी हो, बारिश हो या ठंड, वह वहीं होता, किसी के जूतों पर ब्रश चलाता हुआ। 10 रुपये एक जोड़ी जूते। अगर दिन भर में 100 जोड़ी जूते मिल जाएं, तो 1000 रुपये। लेकिन ऐसे दिन साल में कभी कभी ही आते थे। ज्यादातर दिन 40-50 जोड़ी, कभी 60, यानी 400-600 रुपये। उसमें से भी कुछ लोग पैसे दिए बिना निकल जाते, कुछ बहस करते कि इतनी सी पॉलिश के इतने रुपये, कुछ छुट्टा नहीं होने का बहाना बनाकर टाल जाते। इस तरह एक महीने में मुश्किल से 5000-6000 रुपये बनते, और घर पर उसका इंतजार कर रही थी उसकी छोटी बहन अनन्या, उम्र सिर्फ 10 साल, और वह बहुत ही बीमार थी। कैंसर, अग्न्याशय का कैंसर, एक ऐसी बीमारी
जो अमीर देशों में भी लोगों को हिलाकर रख देती है। कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी, बार बार की टेस्टिंग, सब कुछ इतना महंगा कि एक आम आदमी के लिए सोच पाना भी मुश्किल। और यहां तो बात एक बेहद गरीब परिवार की थी। अनन्या की हालत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। कभी तेज बुखार, कभी अचानक उल्टी, कभी इतनी कमजोरी कि बिस्तर से उठ भी नहीं पाती। डॉक्टर ने साफ कहा था, बड़ा अस्पताल, बड़ा इलाज, वरना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब था दिल्ली या किसी बड़े शहर का टॉप हॉस्पिटल, और उसके साथ लाखों रुपये का खर्च। घर में एक पैसा नहीं था। मां की कमाई बस आया, थोड़ा सा राशन और कुछ दवाइयों तक ही सीमित थी। इलाज के लिए जो रकम चाहिए थी वह तो मानो किसी दूसरी दुनिया की बात लगती थी। इसलिए आर्यन रोज स्टेशन पर जूते चमकाता और रात को अपनी बहन के सिरहाने बैठकर उसे देखता, उसका माथा सहलाता और दिमागड़ में हिसाब लगाता रहता। आज शायद मैंने थोड़ा ज्यादा कमा लिया, 50 रुपये एक्स्ट्रा। अगर ऐसे ही 20 दिन चले तो 1000 रुपये। अगर 200 दिन चले तो 10 शून्य। अगर साल भर बिना खर्च किए, बिना कुछ अपने ऊपर लगाए, सब बचाऊं तो शायद 1 लाख, 1.5 लाख। लेकिन डॉक्टर ने तो 10-15 लाख की बात कही थी। गणित बहुत कठोर होता है। 10 लाख रुपये, एक दिन की 500 की औसत कमाई से साल भर में 1,82,500 रुपये, वो भी तब जब पूरे 365 दिन बिना आराम काम हो। यानी 10 लाख तक पहुंचने के लिए कम से कम 5-6 साल। और अनन्या के पास इतना समय नहीं था। तो क्या वह बस धीरे धीरे मौत के इंतजार में बैठे? पर आर्यन सिर्फ मेहनती नहीं था, उसके पास कुछ और भी था। कुछ ऐसा जो बहुत कम लोगों के पास होता है, समझ, दिमागड़ और अलग तरीके से सोचने की क्षमता। स्टेशन के पास ही एक पुरानी बंद वर्कशॉप थी। कभी वहां मोटरसाइकिलें बनती सुधरती थीं, साइकिलें ठीक होती थीं। लेकिन अब नई नई सर्विस सेंटर और कंपनी आउटलेट्स खुल गए थे। पुराना वर्कशॉप खाली हो गया। ताला बाहर से लगा था, दीवारें जर्जर, लेकिन अंदर अब भी बहुत सा कबाड़ पड़ा था। पुराने मोटर, जंग खाए पंखे, टूटे रेडियो, काम न आने वाले सर्किट बोर्ड, फंसी हुई बैटरियां। रात को जब स्टेशन खाली हो जाता और आसपास का शोर धीरे धीरे कम होने लगता, तो आर्यन चुपके से उस वर्कशॉप के पास जाता। दीवार के नीचे एक जगह ईंटें थोड़ी ढीली थीं, वहां से वह सरक कर अंदर घुस जाता। अंदर अंधेरा रहता, लेकिन उसके पास एक छोटी टॉर्च थी। वह एक एक चीज उठाकर ध्यान से देखता, किसी मोटर को खोलता, उसके कॉइल कैसे लिसिस बात करती है, इप्टे हैं, यह देखता। किसी रेडियो का बॉडी हटाकर अंदर के सर्किट को समझने की कोशिश करता। पुराने ट्रांजिस्टर, रेसिस्टेंस, कैपेसिटर, तारों के जोड़, सब कुछ उसे किसी भाषा की तरह लगने लगा था। वह खुद से पूछता, ये कैसे काम करता है? यह हिस्सा क्यों जला? अगर मैं इसे इस तरह जोड़ूं तो क्या यह फिर चलेगा? अगर यहां से करंट नहीं जा रहा तो रास्ता कहां रुका है? कई रातें उसने बस एक मोटर खोलने और जोड़ने में निकाल दी। कभी सफलता मिलती, कभी नहीं। कभी रेडियो से आवाज निकल आती, कभी बस शोर। लेकिन हर कोशिश के साथ उसके दिमाग में एक नई चीज जुड़ती जा रही थी। उसके पास कोई किताब नहीं थी, कोई कॉलेज का कोर्स नहीं था, कोई मेंटर नहीं था। वह स्कूल भी छोड़ चुका था, क्योंकि घर चलाने के लिए पैसे कमाना ज्यादा जरूरी था। लेकिन उसके पास एक चीज थी, अनुभव, और एक बेहद जिज्ञासु दिमागड़। धीरे धीरे आर्यन मशीनों की भाषा समझने लगा। उसे पता चलने लगा कि सर्किट कैसे सोचते हैं, बिजली का फ्लो कैसे चलता है, कहां से फॉल्ट उठता है और उसे कैसे ढूंढा जा सकता है। वह बिना डिग्री के, बिना किताब के, अपनी दुनिया का खुद इंजीनियर बन रहा था। एक दिन वह सड़क पर चल रहा था तो उसने देखा कि किसी ने एक अखबार फेंक दिया है। कागज गीला था, किनारे फटे हुए थे, लेकिन हेडलाइन अब भी साफ दिख रही थी। स्पेस सेंटर में 50 तकनीकी पद खाली, कम पढ़ाई वाले भी आवेदन कर सकते हैं। आर्यन की आंखें चमक उठीं। स्पेस सेंटर यानी वही जगह जहां रॉकेट बनते हैं, वही जगह जहां से चांद तक जाने वाले सपने उड़ते हैं। अगर वहां उसे कोई छोटा मोटा काम भी मिल गया तो शायद उसकी कमाई 2 गुनी 3 गुनी हो सकती है। 10 शून्य, 12 शून्य, शायद 15 शून्य रुपये महीना। इसका मतलब था कि अनन्या का इलाज सालों नहीं, महीनों में शुरू कराया जा सकता है। उसने ज्यादा सोचा नहीं। अगले ही दिन अपने सब्ज ए साफ कपड़े पहनकर, जो भी उसके पास थे, वह स्पेस सेंटर के गेट पर पहुंच गया। पैर में अब भी वही पुरानी चप्पलें थीं, लेकिन आंखों में उम्मीद थी। गेट पर सिक्योरिटी ने रोका, कहा, इंटरव्यू के लिए आया हूं, टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी है। उसने कांपती आवाज में कहा। कुछ फॉर्म भरे गए, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, 2 फोटो, और वह इंटरव्यू हॉल में बैठ गया, जहां दर्जनों लोग और थे। कुछ के पास डिप्लोमा था, कुछ ईटी के सर्टिफिकेट, कुछ ने पॉलिटेक्निक किया था।
आर्यन के पास ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जब उसकी बारी आई और एक सीनियर इंजीनियर ने उससे पूछा, तुम्हें क्या आता है, तो उसने बस इतना कहा, सर, मुझे मशीनें समझ आती हैं। आप जो भी पुराना या टूटा सिस्टम देंगे, मैं उसे खोलकर देख सकता हूं और अक्सर उसे चालू भी कर सकता हूं। उन्होंने पहले तो इसे हल्के में लिया, लेकिन फिर थोड़ा मजाक मजाक में उसे एक पुराना, खराब फैन मोटर और एक छोटा सर्किट बोर्ड पकड़ा दिया। चलो, इसे चालू करके दिखाओ। आधे घंटे बाद वह मोटर घूम रही थी। फिर उसे एक छोटा बोर्ड दिया गया जिसमें एक डमी सेंसर लगा था और आउटपुट नहीं आ रहा था। आर्यन ने 2 मिनट बोर्ड देखा, एक जला हुआ ट्रैक पहचाना, एक जंपर वायर लगाई और लाइट जल उठी। इंटरव्यू लेने वालों की मुस्कान बदल गई। उसे नौकरी मिल गई टेक्निकल असिस्टेंट की। लॉन्च डे तक के कुछ महीनों में आर्यन ने धीरे धीरे खुद को साबित किया। वह ज्यादातर समय सीनियर इंजीनियरों के पीछे पीछे रहता, उनसे पूछता नहीं, बस देखता किस स्क्रीन पर क्या डेटा है, कौन सा कोड किस सिस्टम से जुड़ा है, किस चेतावनी का क्या मतलब है। बहुत से लोग उसे बस हेल्पर समझते रहे, लेकिन कुछ लोगों ने उसकी आंखों की चमक नोटिस कर ली थी। उनमें से एक था विजय राज, मिशन के सीनियर साइंटिस्ट। और फिर आया लॉन्च डेट एगा। सुबह 8 बजे काउंटडाउन शुरू होना था, लेकिन उससे 2 घंटे पहले ही कंट्रोल रूम में हंगामा मच गया। रॉकेट के इंजन सिस्टम में विद्युत समस्या दिख रही थी। मेन कंट्रोल स्क्रीन पर लाल चेतावनियां चमकने लगीं। किसी ने मेनफ्रेम पर शक किया, उसे चेक किया गया, सब ठीक। किसी ने लॉक्स प्रेशर सेंसर की तरफ इशारा किया, उसे टेस्ट किया गया, रीडिंग सही। हर जगह हरी बत्ती, लेकिन फिर भी एक क्रिटिकल फॉल्ट फ्लैग बार बार ट्रिगर हो रहा था और सिस्टम लॉन्च की अनुमति देने से मना कर रहा था। समय निकल रहा था। मौसम विभाग ने साफ कर दिया था कि अगर आज लॉन्च नहीं हुआ तो अगले लॉन्च विंडो तक कई हफ्तों का इंतजार करना पड़ेगा। इसका मतलब था लाखों करोड़ों का अतिरिक्त खर्च और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजाक। कंट्रोल रूम के बाहर टेक्निकल स्टाफ की लाइन लगी थी। कुछ अंदर बाहर दौड़ रहे थे, कोई लॉग खंगाल रहा था, कोई पुराने डेटा से तुलना कर रहा था। इसी अफरा तफरी में अचानक एक दुबला पतला लड़का दौड़ता हुआ अंदर घुसा। सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकने में चूक गए थे। वह सीधे अंदर कंट्रोल हॉल तक पहुंच गया। अरे, अंदर कोई नहीं आ सकता, इसे बाहर निकालो, किसी ने चिल्लाया। 2 गार्ड उसकी तरफ बढ़े, लेकिन लड़का आर्यन चिल्लाया, रुको, रुको प्लीज, मुझे बस एक मौका चाहिए सर, बस एक। विजय ने उसे पहचान लिया। कई बार उन्होंने इस लड़के को रात रात तक लैब में देखा था, डेटा स्क्रीन के सामने खड़े, किसी भी और हेल्पर से कहीं ज्यादा ध्यान से सब कुछ देखते हुए। उन्होंने हाथ उठाकर गार्ड्स को रोका, रुकिए, इसे बोलने दो। क्या बात है आर्यन? उन्होंने शांत स्वर में पूछा। आर्यन तेजी से मेन स्क्रीन के पास गया। उसके सामने रॉकेट के सारे सिस्टम की लाइव टेलीमेट्री चल रही थी। प्रेशर, टेम्परेचर, सेंसर डेटा, वोल्टेज, करंट, सब कुछ। कुछ सेकंड तक वह बस देखता रहा। फिर उसकी नजर फॉल्ट लॉग पर टिक गई। हर कुछ सेकंड के बाद एक ही वार्निंग रिपीट हो रही थी। सर, उसने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, फॉल्ट सेंसर में नहीं है। सब चौंक गए। फॉल्ट डेटा इंटरप्रिटेशन में है। कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया। कंप्यूटर सही संदेश दे रहा है, लेकिन बैकएंड सिस्टम उसे गलत तरीके से पढ़ रहा है। देखिए ना, ये लूप, यहां डेटा वापस रीसेट हो रहा है, जबकि इसे होल्ड होना चाहिए था। सिस्टम को लगता है कि प्रेशर अनस्टेबल है, जबकि असल में सेंसर स्टेबल रीडिंग भेज रहा है। विजय ने स्क्रीन पर नजर दौड़ाई। उन्होंने कभी इस एंगल से देखा ही नहीं था। तुम्हें पता है इसे ठीक करने में कितना समय लगेगा? उन्होंने पूछा। आर्यन ने 1 सेकंड सोचा, फिर बोला, सर, मुझे 1 हफ्ता दीजिए। मैं कोड और हार्डवेयर इंटरफेस दोनों चेक करूंगा। अगर मैं फेल हुआ तो मैं चुपचाप चला जाऊंगा। आप मुझे यहां दोबारा नहीं देखेंगे। लेकिन अगर मौका नहीं मिला तो शायद हम ये कभी नहीं जान पाएंगे कि असली गलती कहां थी। एक पल के लिए सब चुप रहे। कोई भी इतने क्रिटिकल मिशन को एक 14-15 साल के लड़के के हाथ में देने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन दूसरी तरफ सच यह भी था कि पिछले कई घंटों से टॉप लेवल टीम भी फंसी हुई थी। आखिरकार विजय ने कहा, ठीक है, 1 हफ्ता। आधिकारिक तौर पर मिशन होल्ड पर रहेगा। अगर तुम गलत हुए तो मिशन महीनों पीछे चला जाएगा। यह तुम्हें समझना होगा। आर्यन ने सिर झुका लिया। समझ गया सर। अगले 7 दिन उसकी जिंदगी के सबसे लंबे दिन थे। वह लैब में ही सोता, वहीं उठता, कभी कभी तो सिर्फ कुर्सी पर ही सिर रखकर झपकी ले लेता। दिन में हार्डवेयर लॉग पढ़ता, रात को बैकएंड कोड के साइड बाय साइड स्नैपशॉट्स देखता। किस दिन कौन सा अपडेट हुआ था, किस वर्जन से पहले यह गलती नहीं आती थी, कहां से यह लूप इंट्रोड्यूस हुआ, वह सब ट्रेस करने लगा। तीसरे दिन उसने एक माइक्रो लूप पकड़ा जो बेहद छोटी सी चीज थी,
लेकिन क्रिटिकल थी। एक बैकअप चेक कोड जो थियोरेटिकली सुरक्षा के लिए डाला गया था, पर प्रैक्टिकली डेटा को हर कुछ सेकंड बाद रीसेट कर देता था। किसी ने मान लिया था कि यह सिर्फ अनलाइकली कंडीशन में ट्रिगर होगा, लेकिन एक्चुअल रॉकेट में वही कंडीशन कॉन्स्टेंटली बन रही थी। छठे दिन उसे एक और गड़बड़ी मिली, एक बैकअप सिस्टम जो मेन सर्किट के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था। अगर मेन सेंसर परफेक्ट डेटा भेजता तो बैकअप लॉजिक कंफ्यूज होकर फॉल्स फॉल्ट ट्रिगर कर देता। इन दोनों एरर्स को अलग अलग सिस्टम ने कभी क्रिटिकल नहीं माना था, लेकिन जब इन्हें कंबाइन किया गया तो मिशन स्टॉपिंग समस्या बन गई। सातवें दिन सुबह थके हुए चेहरे के साथ लेकिन आंखों में एक साफ कॉन्फिडेंस लिए आर्यन ने डॉ विजय के पास आकर कहा, सर अब ठीक है। डॉ विजय ने खुद भी टीम के साथ मिलकर क्रॉस चेक किया। हर लॉग, हर लाइन, हर पैच चेक हुआ। फिर सबकी नजरें एक दूसरे पर टिक गईं। ठीक है, काउंटडाउन फिर से शुरू करो। कंट्रोल रूम में सन्नाटा था, लेकिन यह अब डर का नहीं, गहन ध्यान का सन्नाटा था। 60 सेकंड्स। हर स्क्रीन पर डेटा रन हो रहा था, कहीं लाल फ्लैग नहीं। सबकी धड़कनें बढ़ी हुई थीं। 30 सेकंड्स। रॉकेट के नीचे की फ्लेम टॉवर पर कैमरा जूम इन कर चुका था। बाहर लॉन्च पैड पर हवा में हल्की सी धुंध थी। सूरज ऊपर था, लेकिन सबकी नजर रॉकेट पर थी। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। एक पल के लिए समय रुकता हुआ लगा। फिर स्क्रीन पर एक हरा संकेत उभरा, इंजन इग्निशन स्टेबल, मेन प्रेशर नॉर्मल, ऑल सिस्टम्स ग्रीन। और अगले ही सेकंड रॉकेट ने जमीन को पीछे छोड़ दिया। धुएं और आग की लपटों के बीच वह धीरे धीरे ऊपर उठा, फिर तेजी पकड़ने लगा, बादलों को चीरता हुआ आसमान की तरफ निकल गया। कंट्रोल रूम में एक पल के सन्नाटे के बाद ऐसी तालियां गूंजीं जैसे पूरी धरती ने राहत की सांस ली हो। वैज्ञानिक एक दूसरे को गले लगा रहे थे, कुछ की आंखों में आंसू थे। किसी ने पीछे मुड़कर देखा, आर्यन वहीं खड़ा था, चुपचाप स्क्रीन की तरफ देखते हुए। डॉ विजय उसके पास आए, बिना कुछ कहे उसे गले लगा लिया। तुमने कर दिखाया आर्यन। उनके शब्द धीमे थे, लेकिन हर अक्षर में सच्चाई थी। तुमने सिर्फ एक रॉकेट ठीक नहीं किया, तुमने एक देश का सपना बचा लिया। आर्यन की आंखें भर आईं, लेकिन उसकी जुबान से सिर्फ एक ही बात निकली, सर, मेरी बहन। उसकी आवाज कांप रही थी। दुनिया के इस सबसे बड़े काम के बीच भी उसके लिए सबसे बड़ा सवाल वही था, अनन्या। डॉ विजय ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, कल सुबह तुम्हारी बाब हन दिल्ली के सबसे अच्छे अस्पताल में होगी। अगले ही दिन अनन्या को राजधानी के टॉप कैंसर हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। कागजात, फॉर्म, खर्च, सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि खुद अंजलि को यकीन नहीं हो रहा था। डॉक्टरों ने पूरे टेस्ट किए, स्टेज कंफर्म किया, अनन्या को करड़ के ज्यादा काम करते हैं, और तुरंत ट्रीटमेंट प्लान बनाया। यह खर्च मिशन के सरकारी बजट से नहीं निकाला गया, क्योंकि वह वैज्ञानिक काम के लिए था, बल्कि अलग अलग चैनलों से, डॉक्टर्स, कॉरपोरेट्स और खुद कुछ साइंटिस्टों की निजी मदद से अरेंज हुआ। कारण सिर्फ एक था, सभी जानते थे कि अगर इस लड़के ने उस दिन वह लूप और कॉन्फ्लिक्ट नहीं पकड़ा होता तो शायद मिशन सालों पीछे चला जाता। कुछ महीनों तक कीमोथेरेपी चली, दवाइयां, रूटीन चेकअप, उल्टियां, बालों का झड़ना, सब कुछ अनन्या ने झेला। लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके पास प्रॉपर इलाज था, उसके पास टाइम था, और उसके पास एक भाई था जो अब सिर्फ जूतों पर पॉलिश नहीं बल्कि रॉकेटों पर भी अपनी छाप छोड़ चुका था। आखिरकार वह दिन भी आया जब डॉक्टर ने रिपोर्ट हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए कहा, कैंसर फिलहाल कंट्रोल में है। अगर हम फॉलो अप करते रहे तो यह बच्ची एक नॉर्मल लाइफ जी सकती है। उस दिन आर्यन ने पहली बार सच में महसूस किया कि उसने क्या हासिल किया है। रॉकेट की उड़ान तो पूरे देश ने देख ली थी, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी जीत यह थी कि उसकी बहन फिर से खिलखिलाकर हंस रही थी। कुछ समय बाद स्पेस सेंटर की तरफ से आधिकारिक घोषणा हुई, आर्यन को इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए फुल स्कॉलरशिप दी जाएगी। वह किसी टॉप कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स और एयरोस्पेस से जुड़ी पढ़ाई कर सकेगा, और उसकी पूरी फीस, हॉस्टल और दूसरी जरूरतें कवर की जाएंगी। डॉ विजय खुद उसके मेंटर बने। जिस स्पेसक्राफ्ट को एक समय पर सबने ऑलमोस्ट हार मान ली थी, उसी ने अंततः चांद की तरफ सफल मिशन पूरा किया। और उस मिशन की सक्सेस स्टोरी के हर अंदरूनी डिस्कशन में एक नाम जरूर आता, एक गरीब लड़का जो कभी स्टेशन पर जूते पॉलिश करता था और जिसने सिर्फ एक मौका मिलने पर दिखा दिया कि काबिलियत कैसे खुद बोलती है। कभी कभी प्रतिभा डिग्री नहीं देखती, कभी कभी ज्ञान किताबों में नहीं होता, वह अनुभव और जिज्ञासा में छुपा होता है। कभी कभी एक बच्चा जिसे हम बस क्लीनर या हेल्पर समझते हैं,
वही किसी देश का सपना बचा लेता है, और किसी छोटी बच्ची की जिंदगी भी। आर्यन के पास पैसा नहीं था, आर्यन के पास डिग्री नहीं थी, लेकिन उसके पास अपनी बहन के लिए जिम्मेदारी थी, अपने दिमाग में सवाल थे और अपनी आंखों में सपने थे। और कभी कभी बस इतना ही काफी होता है सब कुछ बदल देने के लिए।